आप सभी का स्वागत है बीपीएससी मेंस प्रोग्राम में। एक छोटे से अंतराल के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। मैंने बीच में क्लासेस इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशली बिहार में जो पर्व, जो त्योहार बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए मुझे पता था कि लोग त्योहार में बिज़ी होंगे और वैसे भी एग्ज़ाम का जो थोड़ा-सा टाइम एंड डेट है, वो आगे बढ़ चुका है। तो स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को रिलैक्स करने का थोड़ा-सा मौका मिल गया है। अब बात करते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्विट इंडिया मूवमेंट तक का बात किया था, ठीक? भारत छोड़ो आंदोलन। अब उसी से जुड़ा हुआ एक घटना है आज़ाद दस्ता, ठीक है? आज़ाद दस्ता का जो गठन होता है, वो जुड़ा हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट से ही। तो आज इसके बारे में जानेंगे। बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछा गया है, अक्सर पूछा गया है, तो हो सकता है कि दोबारा आ जाए, किसको पता। तो जब भी हम आजाद दस्ता का बात करते हैं, एक नाम हमारे साथ आता है और वो है जयप्रकाश नारायण। तो यहाँ पे जो जयप्रकाश नारायण का जो इमेज मैंने लगाया है, इसके पीछे, आजाद दस्ता के पीछे यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका गठन किया और इसको पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट किया, जयप्रकाश नारायण। घटना क्या है? घटना देखते हैं। जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन डिक्लेयर किया और क्विट इंडिया मूवमेंट इनिशिएट किया, तो उस टाइम में स्थिति ये हुआ कि कांग्रेस को बैन कर दिया गया, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, उसके सारे जो लीडर्स थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया। अब कोई लीडर बचा ही नहीं। उस परिस्थिति में आजाद दस्ता सामने निकल के आया और बैकएंड से, बैकएंड कहने का मतलब है कि बिल्कुल भूमिगत रह के, अंडरग्राउंड रह के, छुप छुपा के, और सारे जो मूवमेंट है उसको उसको कोऑर्डिनेट करने का काम किया। इसी प्रोसेस में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था आजाद दस्ता, ठीक? तो आजाद दस्ता कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, क्या उस दौरान उनका काम करने का मोडस ऑपरेंडी क्या था, काम करने का तरीका क्या था, ये सब देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान ही गए होंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ा था और क्विट इंडिया मूवमेंट से ही जुड़ा हुआ है। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में जब कांग्रेस के सारे लीडर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था, उस समय कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था और तब सामने उभर के आया था आजाद दस्ता। और आजाद दस्ता गांधी के विचारों के पूर्णतः उलट था। गांधी क्या बोलते थे कि नॉन वायलेंस, अहिंसा, लेकिन आजाद दस्ता बोलता था कि हिंसा ही होगा और हिंसा से ही सारी सारी जो है वो प्रॉब्लम का समाधान निकलेगा। ओके, नेक्स्ट। अब एक सीक्वेंस से हम लोग देखते हैं क्या क्या हुआ। जब गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, तब उस समय जेपी मतलब अपने जयप्रकाश नारायण कहाँ थे? हजारीबाग जेल में थे। हजारीबाग जेल में थे। अब हुआ क्या कि उसी दौरान दिवाली का समय था। दिवाली के रात में जब ज्यादातर जो सुरक्षा कर्मी थे वो अपने घर गए हुए थे दिवाली मनाने, तो पहरेदार और सुरक्षा कर्मियों की वहां पे कमी थी। तो मौका पाकर अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग जेल से भाग निकलते हैं, ठीक है? भाग निकले, यहाँ पे जो निकला है वो इसको सही कर लीजिएगा क्योंकि इतने बड़े हस्ती के लिए ये वर्ड गूगल से जो हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, उस दौरान में गूगल को नहीं पता है ना कि जयप्रकाश नारायण कौन है, तो वहां पे उनके लिए वो सही शब्द यूज नहीं किया। तो ये यहाँ पे निकले, है ना, भाग निकले वहां से, अपने अन्य 5 साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण भाग निकले। अब जयप्रकाश नारायण वहां से निकलने के बाद कहाँ पहुंचते हैं ये देखते हैं। जेपी का मत गांधी से पूर्णतः अलग था। गांधी एक तरफ अहिंसा का वकालत करते थे, अहिंसा पे ज़्यादा जोर दिया करते थे, लेकिन जेपी ये चीज़ बोलते थे कि हमेशा
वायलेंस यानी कि आर्म्स का यूज़ होना ही चाहिए स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में। अगर हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो हथियार उठाने में क्या ही गलत है? हथियारों का इस्तेमाल प्रयोग होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ये भी लिखना है कि जो 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 थॉट प्रोसेस था जेपी का वाज़ कंप्लीटली अपोज़िट टू गांधी। वो गांधी से बिल्कुल अलग था, उल्टा था, ये बात है। जेपी हजारीबाग के जेल से निकलने के बाद क्या करते हैं? हजारीबाग के जेल से निकलने के बाद वो नेपाल पहुँचते हैं। नेपाल पहुँचने के बाद वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाते हैं, मतलब किसी के नज़र में ना आना, क्योंकि नज़र में आ जाएँगे तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अंग्रेज़ों को तो पता ही था कि ये भी बहुत ही उच्च स्तर के नेता हैं। और अंडरग्राउंड रहते हुए, मतलब कि छुपे हुए होने के बावजूद वो वहीं से आज़ाद दस्ता का गठन करके उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और उसको चलाने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को काउंटर करना था और ब्रिटिशर्स के सारे जो सिस्टम, मशीनरी था, उसको पूरी तरीके से चौपट करना था। ब्रिटिशर्स को क्षति, नुकसान पहुंचाना था। ये काम किया किसने? जेपी ने। अब इसमें भी जो सीक्वेंस है उसको देख लेते हैं कि कैसे-कैसे, क्या-क्या इन्होंने किया। सबसे पहले जैसे ही ये हजारीबाग जेल से निकले, तो उस समय बात ये था कि कांग्रेस के जितने जो भी लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी के जो ये इनका जो मेंबरशिप था उससे वो रिजाइन करते हैं। ठीक? उसके बाद रिजाइन करने के बाद ये पहुंचते हैं नेपाल। नेपाल किसके साथ पहुंचते हैं? अगर ये नाम याद है तो बहुत अच्छी बात है। सूरज नारायण सिंह और विजया, विजया, है ना? एक स्त्री थी, उनके साथ सूरज नारायण सिंह और विजया 2 लोग थे, उनके साथ ये पहुंचते हैं नेपाल। ओके? नेपाल पहुंचने के बाद क्या होता है? यहाँ पे इनके एक और साथी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनके बारे में हम स्पेशली अलग से पढ़ेंगे। इन पे भी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इन पे भी सवाल आते रहते हैं। इनका भी थॉट जो है वो पूरी तरीके से जेपी से ही अलाइन था। ये भी जेपी के विचारों से पूरी तरीके से सहमत थे। ठीक है? और इस आजाद दस्ता में जितना योगदान जेपी का रहा है, लगभग उतना ही योगदान राम मनोहर लोहिया का भी रहा है, क्योंकि वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे थे और इस पूरे आजाद दस्ता को कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहे थे। अब आगे चलते हैं। तो ये राजनारायण सिंह, सूरज नारायण सिंह सॉरी, और विजया के साथ पहुंच जाते हैं कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल में पहुंचने के बाद उन्होंने एक गुरिल्ला ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट किया। गुरिल्ला ट्रेनिंग स्कूल क्या होता है? छापामार युद्ध जिसको बोलते हैं, अचानक से हमला कर देना, छुप के रहना, है ना? तो इसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। तो गुरिल्ला ट्रेनिंग स्कूल उन्होंने शुरू किया वहां पे, कहाँ पे? नेपाल में। एंड ऑर्गेनाइज्ड द आजाद दस्ता, और वहीं पे आजाद दस्ता का गठन किया। किसने? जयप्रकाश नारायण ने अपने बाकी के साथियों के साथ मिलके। उनमें सूरज नारायण सिंह थे, राम मनोहर लोहिया थे। ठीक? ये सब नाम याद रखना है। अगर इस प्रकार का सवाल आता है तो नाम आपको आंसर में डालना ही पड़ेगा। नेपाल सेंटर बन गया था आजाद दस्ता का। वाह! आजाद करवाना था भारत को और सेंटर था नेपाल में। नेपाल इसलिए क्योंकि, जिनको नहीं पता है वो जान जाए, क्योंकि बिहार और नेपाल का बाउंड्री बिल्कुल लगा हुआ है। और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि एकदम जो है वो नेपाल से लगे हुए हैं। ठीक? अब आगे चलते हैं। सेंटर वाज लोकेटेड इन द जंगल्स। अब जो सेंटर था जहां पे, जहां से ये लोग पूरा अपना, मतलब कोई भी कंपनी को अगर चलाना हो तो एक ऑफिस चाहिए, कोई भी काम करना हो तो एक ऑफिस चाहिए। तो वैसे ही इनका एक सेंटर ऑफिस था, सेंट्रल ऑफिस था, और वो जंगल के बीचों बीच था। और वो कहाँ था? ये भी नाम याद रखना है। जलेसर, जलेश्वर करके एक जगह है। तो जलेश्वर के उत्तर में एक जगह था जिसका नाम था बकरी का टापू। एग्जैक्टली याद रखना है ये नाम। अगर जलेश्वर याद नहीं भी रहे फिर भी बकरी का टापू अगर याद हो तो अच्छी बात है। तो जंगल के बीचों बीच बकरी का टापू नाम का जगह था, वहीं पे स्थित था इनका
ऑफिस केंद्र सेंटर जो है जहाँ से आज़ाद दस्ता पूरी तरीके से ये लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ठीक, अब ऑपरेशन सेंटर था, जहाँ से सारा चीज़ कंट्रोल हो रहा था, ऑपरेशन सेंटर, वो बम्बू हट से बना हुआ था। ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि हम एक से एक बहाना करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं। देखो, अत्यंत संसाधन की कमी होने के बावजूद भी इन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना नहीं बंद किया, और उस टाइम में जब क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन हुआ, तो जेल से भागने के बाद भी ये भी डर नहीं था कि दोबारा गिरफ्तार हो जाएँगे तो क्या-क्या होगा। सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, गोली मार दिया जाएगा अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर भी ये लोग ना रिसोर्सेस, ना संसाधन, या अति कम संसाधन होने के बावजूद भी ये देश के लिए लगे हुए थे। जेपी का जो निवास स्थान था, वो ऊंची पहाड़ी पे था, और वही उनका निवास स्थान वायरलेस स्टेशन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा था। लोहिया भी इनके साथ साथ थे। लोहिया को प्रचार विभाग और रेडियो विभाग के निदेशक बना दिया गया था, है ना? डायरेक्टर बना दिया गया था। मैंने बोला कि जितना योगदान जेपी का है, तो लगभग वही योगदान लोहिया का भी है, क्योंकि इन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद उसी स्थान पे लगे हुए ही एक और ऑफिस खोला गया था, और वो ऑफिस था बिहार प्रोविंशियल आजाद दस्ता, और जिसको लीड कर रहे थे सूरज नारायण सिंह। वही सूरज नारायण सिंह जो विजया के साथ किस आए थे, है ना? सूरज नारायण सिंह और विजया आए थे जेपी के साथ नेपाल भाग के, ये वही सूरज नारायण सिंह है। तो ये सब नाम याद रखना है। ओके, तो अब क्या होता है? द फर्स्ट गुरिल्ला ट्रेनिंग सेंटर, जो सबसे पहला गुरिल्ला सेंटर अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा, जो पहला गुरिल्ला सेंटर था वो कहाँ एस्टेब्लिश हुआ? राजविलास के जंगल में। ये सब नाम याद रखना है। राजविलास, जलेश्वर, बकरी का टापू, सूरज नारायण सिंह, विजया, फिर राम मनोहर लोहिया, ये सब नाम याद रखना है। अगर ये सब नाम आप डालेंगे आंसर में, तभी आंसर बन पाएगा, नहीं तो फिर आंसर आपका पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है? और ये जो सेंटर था ना, गुरिल्ला सेंटर, गुरिल्ला ट्रेनिंग सेंटर, इसके इंस्ट्रक्टर कौन थे? इसमें सिखाने वाले व्यक्ति का नाम था सरदार नित्यानंद सिंह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो इंस्ट्रक्टर थे वो थे सरदार नित्यानंद सिंह। आपको याद रहना चाहिए ये नाम, अगेन। और ये माना जाता है कि जो पहला खेप जिसको बोलते हैं, या जो पहली बार जो ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ से सीख के निकले थे, उनका नंबर जो है वो 35 था। कहीं-कहीं बुक में 35 लोगों का ग्रुप था जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग लिया था, और सबसे पहली बार 35 लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेके निकले थे। ये कहीं-कहीं बुक में लिखा हुआ है, अगर मन होगा तो आप ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। उसके बाद था कि यहाँ पे क्या सिखाया जाता था? यहाँ पे 3 प्रकार के एक्शन सिखाए जाते थे। क्या-क्या थे 3 प्रकार के एक्शन? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, मतलब परिवहन व्यवस्था को नष्ट करना, कि अंग्रेज एक जगह से दूसरे जगह आएँगे, जाएँगे, अपने सामान को ले जाएँगे, ले आएँगे, उनके ट्रांसपोर्टेशन को ही नष्ट कर दो। उसके बाद संचार व्यवस्था, मतलब कि उनका जो कम्युनिकेशन है, जो भी टेलीग्राफ, टेलीफ़ोन सिस्टम है, या जिस प्रकार से भी संदेश एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसको ध्वस्त कर दो, उसको नष्ट कर दो। फिर, क्योंकि हर छोटी-मोटी चीज़ों के लिए कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो प्रोडक्ट्स कहाँ बनेंगे? फैक्ट्रीज़ में बनेंगे। तो अंग्रेज़ों ने जो भी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ लगाए थे अपनी ज़रूरत के लिए, वो सब फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ को नष्ट कर दो। 3 प्रकार से ये लोग काम कर रहे थे। अब इन तीनों काम करने के लिए भी कुछ व्यवस्था चाहिए। तो इन तीनों कामों को सही रूप से अंजाम देने के लिए, ठीक है, सही रूप से अंजाम देने के लिए कुछ और मेजर्स लिए गए, कुछ और उपाय किए गए। क्या-क्या उपाय किए गए? देखते हैं। इन्होंने पहले ही अपना बना लिया एक, है ना? कि भैया देखो, हमको सबसे पहले
एक है कि एकदम सिंपल सबोटाज, मतलब कि साधारण सा डैमेज देना है, साधारण सा डैमेज, साधारण सा नुकसान करना है अंग्रेजों का। तो कोई छोटे-मोटे टूल का यूज़ करके कर दो, किसी को पता भी ना चले, साधारण टूल का यूज़ करके कर दो। कोई मास ऐसा कुछ नहीं करना है बड़े पैमाने पे। छोटा टूल यूज़ करो और अंग्रेजों को नुकसान पहुँचा दो। अब दूसरा कि गवर्नमेंट के जो फाइल्स हैं, उनको जला देना है। दूसरा, इससे एक लेवल और ऊपर गया। पहला था सिंपल सैबोटाज, दूसरा था डिस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट फाइल्स बाय फायर और तीसरा तो था एकदम धुआं-धुआं। केमिकल्स और गन पाउडर का यूज़ करके पूरा का पूरा बिल्डिंग ही उड़ा देना, पूरा का पूरा एक्सप्लोसिव, है ना? एक्सप्लोसिव का यूज़ करके पूरा उड़ा देना। तो ये 3 प्रोसेस में इनका काम चल रहा था। अब इन 3 प्रोसेस के काम को करने के लिए भी इनके पास 2 प्रकार के टीम थे। छोटे काम करने के लिए सीक्रेट सबोटाज थे कि सीधे अपना काम करो, निकल जाओ। किसी को पता नहीं लगना चाहिए, छोटे स्तर पे करो, ज़्यादा हो-हंगामा हुआ भी नहीं। और दूसरा इनका टीम था मास मूवमेंट, जो कि बड़े हो-हंगामा, हड़ताल और ग्रैंड तरीके से तोड़-फोड़ करने वाला। ठीक है? ये तो ये इनका तरीका था, किसका काम करने का तरीका था, आज़ाद दस्ता का। उम्मीद है आपको पूरी तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ऐसे ही लिखना है और आपको अगर 38 मार्क्स का आ गया तो आपके पास लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए और इस लेक्चर में पर्याप्त कंटेंट है कि आपका 38 मार्क्स का क्वेश्चन एड्रेस हो सके। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। पूर्णिया और भागलपुर आज़ाद दस्ता के भारत में या बिहार में मेन सेंटर्स थे। वैसे तो इनका सेंटर्स नेपाल में था, है ना? लेकिन पूर्णिया और भागलपुर में उसके अलावा, नेपाल वाले के अलावा मेन सेंटर था आज़ाद दस्ता का। ये बात आपको लिख के आना है। हुआ क्या? हुआ ये कि समय के साथ ये चीज़ चला, लेकिन एक समय आया कि जेपी और लोहिया दोनों के दोनों गिरफ्तार हो गए और दोनों गिरफ्तार जब हो गए तो यही 2 लोग थे जो कि इस पूरे आज़ाद दस्ता को सक्रिय किए हुए थे और इन्हीं लोगों के वजह से ये पूरा का पूरा दस्ता चल रहा था। ठीक? अब जैसे ही जेपी और लोहिया गिरफ्तार हुए तो ये क्या हो गया, ये जो है वो ऑलमोस्ट निष्क्रिय हो गया, फेड हो गया, है ना? धूमिल पड़ गया। कौन? आज़ाद दस्ता। तो ये आज़ाद दस्ता का ए टू जेड है। ये यहाँ पे आप याद कर लीजिए और ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ टॉपिक और बच गए हैं, उन टॉपिक को पूरा करने के बाद फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन-सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। करंट अफ़ेयर्स हम लोग लास्ट में करेंगे, ध्यान देंगे क्योंकि करंट अफ़ेयर्स तो अभी भी हो रहा है ना, तो हम लोग करंट अफ़ेयर्स सबसे लास्ट में करेंगे। अभी जो हमारा सीक्वेंस होगा वो कुछ ऐसा होगा कि अगर ये हिस्ट्री कर लेंगे तो हिस्ट्री करने के बाद हम लोग पॉलिटी करेंगे। पॉलिटी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ज्योग्राफी करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ज्योग्राफी करने के बाद क्या करेंगे? ज्योग्राफी करने के बाद क्या करेंगे? साइंस एंड टेक करेंगे। साइंस एंड टेक करेंगे और साइंस एंड टेक करने के बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी जिससे आने का चांसेस बनता है, क्योंकि इकोनॉमी से जब भी सवाल आता है तो वो करंट अफेयर बेस्ड ही होता है। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग इकोनॉमी प्लस करंट अफेयर्स करके पूरा बीपीएससी का के सिलेबस को टाटा बाय बाय बोल देंगे। यही हमारा रहेगा आगे चलने का पैटर्न। ठीक है? हिस्ट्री हो जाने के बाद पॉलिटी कर लेंगे, पॉलिटी करने के बाद ज्योग्राफी करेंगे, ज्योग्राफी करने के बाद साइंस एंड टेक करेंगे, साइंस एंड टेक करने के बाद इकोनॉमी और करंट अफेयर्स करेंगे, क्योंकि ये दोनों लगभग जो है वो करंट अफेयर्स से आता है। ठीक है? तो पॉलिटी का कुछ बेसिस है ना, कुछ जो बेस है, फंडामेंटल चीजें हैं, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें। तो यही हम ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज़ाद दस्ता का मज़ा लीजिए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ करिए, लगातार अब वीडियो आता रहेगा, टेंशन की बात नहीं है। वीक में 2 से 3 दिन वीडियो आता रहेगा, अच्छा कंटेंट है, आता रहेगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है? चलिए, बाय।